बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेने के बाद आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है एक्सपेंस। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक कंफ्यूजन जरूर होगी कि एक्सपेंडिचर जब हम कर चुके हैं तो एक्सपेंस करने की क्या जरूरत है। सो इसको क्लियर करूंगा इस वीडियो में और आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझाने के साथ साथ एक्सपेंस और उसके टाइप्स के बारे में भी बताऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करेंगे आज की क्लास। तो देखिए, एक्सपेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस के बीच में आपको फर्क बता दूं ताकि आपको समझ आए कि आज की क्लास हो क्यों रही है। स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है और एक्सपेंस एक छोटा कॉन्सेप्ट है। एक्सपेंडिचर के अंदर ही एक्सपेंस का टॉपिक कवर हो जाता है, लेकिन इसको अलग से पढ़ना इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स क्योंकि एक्सपेंस नाम से आपको अलग अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और एक्सपेंडिचर टोटली अलग डिफरेंट थिंग होती है। अब ये कैसे अलग होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जिनका असर 1 साल से पहले खत्म हो जाता है, छोटे समय में खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर मैं किसी की सैलरी दे रहा हूं किसी को, तो सैलरी क्यों देता हूं? उससे मैंने 1 महीने काम कराया, खर्चा हुआ 1 महीने का और उसका असर भी खत्म हो गया। जैसे ही मैंने उसको सैलरी दी, अगर मान लेते हैं एडवांस सैलरी देता हूं तो 1 महीने तक काम कराने के बाद वो जो मैंने सैलरी दी है उसका असर खत्म हो जाएगा और मुझे दोबारा सैलरी देनी होगी। उसी तरह रेंट होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी में काम कर रहा हूं तो क्या होगा, मुझे हर महीने उसका रेंट देना होगा और उसका असर हर महीने खत्म हो जाएगा तो मुझे अगले महीने दोबारा रेंट देना होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ भी बिल्कुल सेम केस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मुझे हर महीने देना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आप समझ पाएंगे हर महीने या हर 2-3 महीने में एक बार जिसका असर खत्म हो जाए, ऐसे जो एक्सपेंस होते हैं उसको बोलते हैं हम, उन्हीं के लिए वर्ड एक्सपेंस यूज हुआ है। क्लियर? अब एक्सपेंडिचर समझते हैं। एक्सपेंडिचर में स्टूडेंट्स दोनों ही आ जाते हैं, एक तो एक्सपेंस भी आ जाता है और ऐसी पेमेंट भी आ जाती है जिसको हम एक्सपेंस नहीं मानते। अब ऐसी कौन सी पेमेंट है स्टूडेंट्स? देखिए, एक्सपेंडिचर में एसेट, अगर कोई एसेट भी मैं ले रहा हूं, मान लेते कोई मशीन ले रहा हूं, हालांकि वो 1 लाख रुपए की मिलेगी, ठीक है, मतलब महंगी मिलती है, इतनी सस्ती नहीं मिलती मशीन, तो काफी महंगी मिली, तो मैंने उसको एक्सपेंडिचर में डाल दिया, उसको मैं एक्सपेंस नहीं समझूंगा कभी भी, ठीक है, वो एक्सपेंस में नहीं आएगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जो मैंने पेमेंट की उसका असर कई साल तक चलेगा और इतनी जल्दी मैं मशीन लूंगा भी नहीं। क्लियर है? तो बेसिकली जो रेवेन्यू वाली चीजें आ गई, याद है आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्क बताया था, तो रेवेन्यू वाली चीजें जो आ गई वो एक्सपेंस, उनको कह सकते हो आप एक्सपेंस। तो जितने भी पेमेंट हो गई, जितने भी ऐसे खर्चे हो गए जिनका असर 1 साल से ज्यादा चलता है स्टूडेंट्स, उनको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर में दोनों ही आ जाते हैं, 1 साल से ज्यादा वाले भी, 1 साल से कम वाले भी, है ना, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए 1 साल से कम वाले और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए 1 साल से ज्यादा वाले। तो एक्सपेंडिचर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्सपेंस कवर हो जाता है। तो आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस के बीच का। अब ऐसा समझो, आसान तरीका बताता हूं याद करने का। एक्सपेंडिचर देखो, उसमें ज्यादा अल्फाबेट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर एक इंग्लिश का बड़ा वर्ड है ना, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंस कुछ 6 या 7 अल्फाबेट से बना हुआ है, तो इसमें छोटा कौन है? एक्सपेंस। तो इसका मतलब हो गया कि एक्सपेंडिचर बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंस छोटा कॉन्सेप्ट है। मैंने तो ऐसे याद किया था, अब आप देख लो, अगर पसंद आया हो तो याद करो, वरना अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक्सपेंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सी चीजें कवर होती है। तो एक्सपेंस में लिखा है इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। सो स्टूडेंट्स देखिए, कंपनी का एक मेन काम होता है रेवेन्यू जनरेट करना, कमाई करना, हर कंपनी का ये मेन काम होता है। अब ये मेन काम कैसे पूरा होगा? जब वो अपना मेन जो सोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब जो सामान वो बेचती है, वो ज्यादा से ज्यादा बेचे, है ना, इसीलिए तभी तो ये रेवेन्यू ज्यादा होगा। अब वो ज्यादा से ज्यादा बेच कैसे सकती है? जब वो ज्यादा से ज्यादा खरीदे और सामान बनाए। हालांकि अभी मैं डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं, डिमांड भी आनी जरूरी है उसके सामान की। मान लो कि ऑलरेडी डिमांड ज्यादा है, तो वो सप्लाई ज्यादा कब कर सकती है? जब रॉ मटेरियल ज्यादा है। तो जो रॉ मटेरियल पे खर्चा हुआ स्टूडेंट्स, जितना भी खर्चा होगा उस सामान को लाने में, जो कि वो बेचकर अपना मेन काम चलाती है, उसको बोलते हैं एक्सपेंस। क्लियर?
तो जो रॉ मटेरियल, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास मेरा फर्नीचर का बिजनेस है जिसमें मैं लकड़ियां लाता हूं और कई चीजें लाता हूं और मैं फर्नीचर बना के बेचता हूं। तो स्टूडेंट्स मेन काम तो फर्नीचर बेचने का हो गया मेरा। अब इसमें कमाई तो होगी, लेकिन कमाई से पहले मुझे कुछ खर्चा भी तो करना होगा। वो जो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है, उसको लाने के लिए तो पहले खर्चा होगा। तो स्टूडेंट जो खर्चा होगा उसी को एक्सपेंस बोला जाता है, क्योंकि उसका असर 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। सामान में बेच देता हूं, उसके बाद दोबारा मुझे खर्चा करना होता है। तो मेन जनरेटिंग रेवेन्यू के तौर पर एक्सपेंस को यूज किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पे आते हैं। इट इज द वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। सिंपल सी जो लाइन है ऑलरेडी समझा चुका हूं। कोई भी ऐसी वैल्यू, मतलब आपने खर्चा तो कर दिया, लेकिन उस खर्चे का जो असर है वो अगर अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाए। अकाउंटिंग पीरियड मतलब मोस्टली 1 साल होता है, हालांकि कुछ कंपनीज या बैंक्स 6 महीने में भी अकाउंट्स बनाते हैं, हर 3 महीने में भी अकाउंट्स बनाते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो गई उसकी वैल्यू, तो समझ लेना वो एक्सपेंस है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल, कैश पेमेंट सच एज सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बता चुका हूं आपको, समझ आ गया है। दूसरा, राइटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। स्टूडेंट्स देखिए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदना अलग बात है, और फिक्स्ड एसेट खरीदने के बाद उसको यूज करने पर जो उनकी वैल्यू कम होती है वो अलग बात है ना। अगर मैं कोई मशीन खरीदता हूं या फिक्स्ड एसेट खरीदता हूं, तो उसको खरीदना तो एक एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, है ना। वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, वो तो एक्सपेंस में आएगा नहीं। लेकिन जब मैं उसको यूज करने लग जाऊंगा तो हर साल उसकी वैल्यू कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब मशीन की वैल्यू कम हो या किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन में रखते हैं, और वो भी एक एक्सपेंस में आता है। क्लियर? हर साल लगता है ना, तो हर साल रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो समझ लो कि ये हो गया एक्सपेंस। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न ऑफ करंट एसेट्स। देखिए, कभी कभी करंट एसेट्स को भी रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। अब इसका मतलब, करंट एसेट्स में मान लेते हैं स्टूडेंट स्टॉक, ठीक है, स्टॉक मान लेते हैं। स्टॉक मतलब हो गया कि सामान जो हमारे पास पड़ा है, जो कच्चा सामान पड़ा हुआ है हमारे पास, उसको स्टॉक बोला जाता है। कच्चा भी पड़ा हो, उसको काम में भी लगा रखा हो, मतलब उस पर काम चल रहा हो, या पूरा बना हुआ सामान भी पड़ा हो, इन तीनों को स्टॉक बोलते हैं। वो आगे चल के आपको बताऊंगा जब स्टॉक का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टॉक मैंने मान लो किसी को बेच दिया और उसने मुझे पैसे उस समय नहीं दिए, तो वो मेरा क्या हो गया? डेटर हो गया स्टूडेंट्स, डेटर। तो डेटर भी एक करंट एसेट होती है, यहां से पैसा आना है मुझे। तो डेटर वो लोग होते हैं जिन्होंने मुझसे उधार पे सामान लिया हुआ है, अभी पैसे नहीं दिए हुए उन्होंने। अच्छा, मान लो कि कुछ डेटर ऐसे हो जो भाग गए मेरा पैसा लेके, या वो इस कंडीशन में नहीं है जो मेरा पैसा लौटा सके, तो मैं जबरदस्ती थोड़ी करूंगा उनसे पैसे लेने। अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया कि ये जो आदमी है ये इनसॉल्वेंट हो चुका है, इसका दिवालिया हो चुका है, इसकी कंपनी एकदम बर्बाद हो चुकी है, तो मैं पैसे कैसे ले लूंगा? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई इससे पैसे मत लेना, कहीं आप ये खुदकुशी वगैरह ना कर ले, तो उसका इल्जाम भी आप पे ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या कर सकता हूं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस अपने अकाउंट में ये लिख सकता हूं कि भाई देखो इतने के डेटर थे, अब ये पैसा देगा नहीं मुझे, तो ये हो गया बैड डेट। तो इसको बोलते हैं करंट एसेट की वैल्यू गिर जाना। करंट एसेट है ये दोनों, इनकी वैल्यू गिर गई, तो इसको भी आप एक्सपेंस में ही डालोगे। तो बैड डेट जो होता है वो भी स्टूडेंट्स एक्सपेंस में ही आपको डालना होता है। हालांकि पैसा नहीं गया, है ना, हमारी जेब से पैसा अलग से थोड़ी गया, हमने खर्चा थोड़ी किया, लेकिन हमारा सामान तो चला गया ना, उसकी पेमेंट नहीं मिली। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्टूडेंट्स बहुत फेमस चीज है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको शॉर्ट्स में कॉग्स बोलते हैं, कॉग्स, ठीक है। ये 11th में ही नहीं 12th में भी आएगा, हर जगह मौजूद होगा कॉग्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इसके नाम में ही मतलब छुपा है, पढ़ लो एक बार। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो सामान मैंने बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी। तो ये तो वही हो गया ना जो मैंने अभी बताया आपको, जब मैं फर्नीचर बना के बेचूंगा उसके लिए मुझे लकड़ियां चाहिए होंगी, फेविकॉल चाहिए होगा, मुझे कील वगैरह चाहिए होंगी, गद्दे लगाने के लिए चाहिए होंगे, तो ये सारी चीजें चाहिए होंगी। तो ये क्या है? ये एक ऐसे गुड्स हैं जो कि मेरे मेन बिजनेस में काम आते हैं।
तो इनको खरीदने में जो भी खर्चा किया होगा स्टूडेंट्स, उसी को बोलते हैं कॉस्ट। शॉर्ट में अगर बोले, आसान भाषा में इसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। अब तो समझ आ गया। किसी भी बिजनेसमैन को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन दो से तो हमेशा डील करना पड़ता है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया जितने में सामान खरीदा, सेलिंग प्राइस हो गया जितने में सामान बेचा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी फिलहाल एक्सपेंस की बात चल रही है। तो यहां पर कॉग्स हो गया कॉस्ट प्राइस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बेसिकली अगर शॉर्ट में बोला जाए तो एक्सपेंस वो पेमेंट होती है, या पेमेंट से भी बेटर मैं बोलता हूं एक्सपेंस वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका असर 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको टाइप ऑफ एक्सपेंस भी बता देता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंस के बारे में। यहां आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंस लिखा हुआ है, और प्रीपेड एक्सपेंस सभी को पता होता है क्योंकि प्रीपेड वर्ड सबने सुना हुआ है ना। मोबाइल फोन का जब आप रिचार्ज कराते हैं तो 2 तरह के रिचार्ज होते हैं। ठीक है, देखो एक तो होता है प्रीपेड, जो कि हम नॉर्मली कराते हैं, ज्यादातर लोग प्रीपेड कराते हैं, और जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले होते हैं जो चाहते हैं कि भाई पूरे महीने वो कॉल वॉल करें और उसके बाद उनके पास बिल आ जाए, है ना, तो ये भी होता है। तो इसको बोलते हैं पोस्ट पेड। तो प्रीपेड का मतलब क्या है कि हम मोबाइल रिचार्ज की सर्विस यूज करेंगे लेकिन पैसे पहले देंगे, है ना। प्रीपेड का मतलब तो यही होता है। तो बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स प्रीपेड एक्सपेंस भी है। अब आप आधा मतलब तो समझ ही गए होंगे कि ऐसे खर्चे जो मैंने पहले ही दे दिए लेकिन अभी उनके बदले में जो मुझे सर्विसेज मिलनी है या मुझे कोई गुड्स मिलने हैं तो वो नहीं मिले अभी तक। तो सिंपल स्टूडेंट्स, ऐसे खर्चे जो मैंने समय होने से पहले ही दे दिए हैं, कोई भी वस्तु लेने से पहले ही उसकी पेमेंट कर दी है, तो उसको समझ लेना प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर? आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। दोज पेमेंट्स विच आर मेड इन एडवांस एंड बेनिफिट्स इज अवेलेबल इन द फ्यूचर। तो ऐसी पेमेंट जो मैंने एडवांस में कर दी है लेकिन उसका बेनिफिट मैं फ्यूचर में लूंगा, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाता है। इतना और याद रखना स्टूडेंट्स, इट इज एन एसेट फॉर द फर्म। अब देखिए, अक्रूवल प्रिंसिपल के हिसाब से हमको कुछ ना कुछ लिखना तो पड़ेगा ना। अब जैसे कि मैंने मान लो एक वर्कर को एडवांस में सैलरी दे दी 1 महीने की, या मान लेते हैं अगले साल की, पूरे साल की सैलरी दे दी, ऐसा समझ लो। ठीक है, कुछ कंपनी करती है पूरे साल की सैलरी दे देती है। तो स्टूडेंट्स यहां पर पूरे साल की सैलरी अगर एडवांस में दे दी तो कंपनी को तो खर्चा और नहीं करना ना। क्या कंपनी उसको एक लायबिलिटी की तरह लिखे या एसेट की तरह लिखे? सोचिए, एसेट की तरह तब लिखती है जब फ्यूचर में कंपनी को कुछ मिलना है, और लायबिलिटी की तरह तब लिखना होता है जब फ्यूचर में कंपनी के पास से कुछ जाना है। अब उसने फ्यूचर के पैसे पहले ही किसी एक आदमी को दे दिए, तो क्या फ्यूचर में उसके पास से कुछ जाएगा? नहीं जाएगा, बल्कि आएगा। अब क्या आएगा? उस आदमी की सर्विस आएगी 1 साल तक। ठीक है, तो फ्यूचर में जब भी कुछ आना लिखा हो तो समझ लेना कि वो एसेट होती है कंपनी के लिए, और फ्यूचर में कभी कुछ जाना है कंपनी से, चाहे वो कोई सामान हो चाहे वो पैसा हो, तो अगर वो चीज जा रही है तो समझ लेना वो लायबिलिटी है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे कनेक्ट करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब फ्यूचर में अब कुछ नहीं जाना, तो इट इज एन एसेट फॉर द फर्म। तो इसको हमेशा एसेट में लिखा जाता है जब बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लियर? चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं। एग्जाम्पल तो चलिए ठीक है, मैंने एक दे दिया सैलरी वाला, लेकिन एक डेट के हिसाब से आपको समझा देता हूं तो आपको बेहतर समझ आएगा। मान लेते हैं एक कंपनी अकाउंट्स बनाती है 1 अप्रैल 2000, मतलब 1 अप्रैल से मार्च तक बनाती है। तो ये साल जो चल रहा है वो 2010 से 31 मार्च 2011 का साल चल रहा है। ठीक है ना, ये हो गया ना, 12 महीने हो गए, अकाउंटिंग ईयर भी हो गया। लेकिन उस कंपनी ने जो इंश्योरेंस ले रखा है, उस कंपनी ने एक इंश्योरेंस लिया हुआ है जो कि खुद के सामान का इंश्योरेंस है, तो उसका प्रीमियम हर साल जाता है, साल में एक बार प्रीमियम जाता है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने जो इंश्योरेंस लिया था ना स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, इंश्योरेंस प्रीमियम की जो डेट है, मतलब जितना भी प्रीमियम जाता होगा, आई होप आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब पता है। अगर नहीं भी पता हो तो अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो कभी कभी उनसे भी कुछ पूछ लेना चाहिए, सारी चीजें टीचर पे नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम की डेट जो उसने चुनी है, क्या चुनी है स्टूडेंट्स? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं।
ठीक है, और कितना, पूरे साल का। तो इसका मतलब इस साल का इंश्योरेंस प्रीमियम इस डेट को दिया होगा, 1 अक्टूबर को। इतना क्लियर है, सिचुएशन समझ आ रही है। अब स्टूडेंट्स एक चीज समझिए, इसकी एंट्री कैसे होगी। यहां पर कंपनी ने क्लियर कर दिया है कि मुझे एंट्री तो 31 मार्च 2011 को ही डालनी है। ये नहीं कि मैं 1 अक्टूबर तक का वेट करूंगा और जो अकाउंटेंट होगा 1 अक्टूबर का वेट करेगा और 1 अक्टूबर 2011 को इसकी एंट्री डालेगा, क्योंकि अगली पेमेंट तो तब होगी। अब वो क्या करेगा, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये जो पेमेंट होगी, ये पेमेंट चलेगी कब तक की पेमेंट है ये, 12 महीने की, 12 मंथ्स। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, है ना, 12 महीने की है, और 12 महीने से पहले ये साल जो है ये खत्म हो चुका होगा। तो एंट्री कैसे डालें, इसमें से जो भी अमाउंट होगा स्टूडेंट्स, जो भी अमाउंट होगा वो पूरे साल का दिया होगा, तो उसको 2 हिस्सों में बांटना, बराबर बराबर। ठीक है ना, 2 हिस्सों में क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, इस साल का जो खर्चा है, इस साल का खर्चा सिर्फ आधा ही दिया है। कैसे, देखिए यहां पर अक्टूबर से लेके मैं इस डेट तक आता हूं, देखो 1 अक्टूबर 2010 से लेके मैं कहां आ रहा हूं, 31 मार्च 2011, यहां पर मैं अकाउंट बना लूंगा। उसके बाद देखिए 1 अप्रैल, इसके अगली डेट की बात कर रहा हूं, अगला साल शुरू हो गया 2011 से। अब अगली इंश्योरेंस प्रीमियम की डेट कब आएगी, 1 अक्टूबर 2011 को। इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये पेमेंट इस महीने, इस साल में इस महीने गई है, जिसमें से 6 महीने की पेमेंट तो इस साल की है, लेकिन 6 महीने की भी पेमेंट जो है स्टूडेंट्स वो अगले साल काउंट हो गई है। वजह आपको क्लियर है, क्योंकि अगली पेमेंट जो है वो 1 अक्टूबर को ही होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी तो पूरे साल के पैसे ले गई ना। अब अकाउंटेंट क्या डालेगा, अकाउंटेंट बोलेगा देखो भाई इंश्योरेंस के इस साल का कितना खर्चा रिकॉर्ड करूं इंश्योरेंस में, इस साल का सिर्फ आधा ही खर्चा रिकॉर्ड होगा। क्यों, क्योंकि बाकी आधा तो अगले साल का हो गया, और अगले साल के अकाउंट्स तो अभी मैं बना नहीं रहा, वो तो गड़बड़ हो जाएगी अकाउंटिंग। सो पिछले साल का और अगले साल का जो होता है उसको मैं इस साल में नहीं लिखता हूं, इस साल का खर्चा इस साल के खर्चे में जाएगा, और अगले साल का खर्चा स्टूडेंट्स, अब देखो अगले 6 महीने का खर्चा जो है वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस इसलिए हो गया है क्योंकि अगले 6 महीने तक कुछ नहीं देना, बल्कि सर्विस लेनी है उस कंपनी से। अगले 6 महीने में अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो हमको सर्विस देगी। तो आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए डेट को समझ लीजिए अच्छे से, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड। अब ये बिल्कुल उल्टा है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि खर्चे की डेट आ गई है, काम करवा लिया है लोगों से, सर्विस ले ली है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया है। ठीक है ना, कोई मजबूरी आ गई होगी, हमने काम करा लिया, पैसा नहीं दिया या इस बार नहीं दे पाए होंगे किसी वजह से, तो ऐसे में स्टूडेंट्स ऐसे एक्सपेंस जो होते हैं उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है ड्यू। जब भी ड्यू वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि एक टाइम हो गया लेकिन हमने अभी पैसे नहीं दिए, ऐसा भी होता है। चलिए एग्जाम्पल से पहले एक और लाइन देखिए यहाँ पे, इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म। कंपनी की लाइबिलिटी इसलिए हो जाती है स्टूडेंट्स क्योंकि जब तक कंपनी के ऊपर उधार होगा तब तक कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है और वो रिकॉर्ड भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका भी चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक साल चल रहा था जो कि 2010 से 2011 का साल था, और इसमें जब 2011 का लास्ट महीना आया तो मैं उसमें वर्कर्स की सैलरी नहीं दे पाया। मैंने बोला देखो भाई एक काम करो, जब 2011 से 12 वाला साल चलेगा ना तो उसमें मैं आपको आपकी पेमेंट कर दूंगा। तो वर्कर्स भी मान के बोले कि चलो सर आपने अभी तक हमको टाइम से पेमेंट की है तो 1 महीने के लिए हम रुक जाते हैं, कोई बात नहीं। तो 1 महीने के लिए जो 2011 का लास्ट मंथ रहा होगा, कौन सा रहा होगा स्टूडेंट्स, मार्च रहा होगा। 2011 का लास्ट मंथ मार्च, तो मार्च की पेमेंट मैंने नहीं की। मार्च की पेमेंट मैंने इसके अप्रैल में कर दी। ठीक है, जो अगला साल नया शुरू हुआ उसके अप्रैल में मैंने पेमेंट कर दी। तो जितने दिन मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो अकाउंट्स में कुछ लिखना पड़ेगा मेरे को। ऐसे ही नहीं कि मैं आधे लोगों की पेमेंट नहीं करके कुछ नहीं लिख रहा अपने अकाउंट्स को अच्छा दिखाने के चक्कर में, ऐसा नहीं कर सकते। अगर उधार लिया है, भले ही सैलरी
10 दिन की भी सैलरी हो वो आप लिखोगे। क्लियर? तो यहां पे आपको स्टूडेंट्स यहां पे लिखना जरूरी होगा। तो जब तक ये पेमेंट नहीं कर देते हो, ये जो अमाउंट है ये लायबिलिटी साइड में लिखना है, और जैसे ही पेमेंट कर दी आप वहां से माइनस करके अमाउंट को इक्वल कर सकते हो, मतलब फुल सेटल कर सकते हो उसको। क्लियर? तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस चलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सैलरी ही हो, सैलरी तो होता ही है, रेंट भी कभी कभी हम नहीं दे पाते। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग प्रीमियम भी नहीं हो जाता है कभी कभी, इंश्योरेंस कंपनी को हम नहीं दे पाते, थोड़ा टाइम मांग लेते हैं। ठीक है? आउटस्टैंडिंग कमीशन भी हो जाता है कभी कभी, किसी आदमी से काम तो करा लिया लेकिन उसके पैसे नहीं दिए। क्लियर? तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक्सपेंस जो है वो दो तरीके से बांटे गए हैं, समय से पहले अगर पेमेंट कर दो और समय के बाद अगर पेमेंट करो। तो आई होप ये चीज क्लियर है। इसके अलावा आपको अभी एक्सपेंस में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में जो भी है वो अभी इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये पार्ट, जिसमें मैंने आपको एक्सपेंस के बारे में अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।